नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में खबर के साथ खबर के मायने आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें, जिसमें हम आपको उन खबर को बताएंगे और खबर के मायने समझाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारी पहली खबर रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो निवेश है उसमें विशेष निवेश से रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरी खबर हमारी होगी नीतीश की रैली के रद्द होने के मायने हम आपको समझाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की रैली जो यूपी में होने वाली थी वो रद्द हो गई है। तीसरी खबर होगी संसद की सुरक्षा में चूक पर सियासत गर्मा गई है, उसके मायने आपको समझाएंगे। चौथी खबर फायरिंग से जश्न वाली कुरीति को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि फायरिंग से एक बार फिर से मौत हुई है। और हमारी 5वीं खबर होगी शैलेंद्र को श्रद्धांजलि, और इसके मायने भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत कर लेते हैं, पहली खबर की बात करते हैं। तो बिहार में रोजगार हमेशा से ही बहुत बड़ी समस्या रहा है, लेकिन पटना में हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल के लोगों के मन में आशा की एक किरण जगा दी है। अकेले अडानी ग्रुप ही 10,000 लोगों को रोजगार देगा। इसमें बिहार बिजनेस कनेक्ट पर यह खास रिपोर्ट पहले आप देखिए, फिर खबर तो समझिए। बड़ा सा हॉल और हॉल में लगा ये बड़ा सा मंच। मौका था बिहार बिजनेस कनेक्ट का। देश ही नहीं, दुनिया भर के एक से बढ़कर एक उद्योगपति आए और बिहार में उद्योग लगाने के अपने प्रस्ताव को रखा। बिहार सरकार की तरफ से भी दोनों बाहें फैलाकर निवेशकों का स्वागत किया गया। सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिया कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए बेहतरीन माहौल मिलेगा ही, साथ ही श्रमिकों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार को अग्रणी राज्यों में लाने के लिए आपकी मदद की अपेक्षा है। निश्चित तौर पे सरकार काम करती है, सोच रखते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाना। बिहार बिजनेस कनेक्ट में सरकार ने अपनी बात रखी तो निवेशकों ने भी अपना पक्ष रखा। कई कंपनियां बिहार में निवेश के लिए राजी भी हो गई हैं, लेकिन इन सब में सबसे आगे अदानी ग्रुप निकला। अदानी ग्रुप बिहार में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8,700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिहार बिजनेस कनेक्ट पटना में 2 दिन तक चला। इस समिट से जुड़ी बड़ी बातों को जानिए। बिहार में निवेश के लिए 600 से ज्यादा कंपनियां जुटी। उत्तर बिहार में निवेश के सबसे ज्यादा प्रस्ताव आए। मधुबनी, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में निवेशकों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई। बिहार में अदानी ग्रुप भी निवेश करेगा। अदानी ग्रुप 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निवेश से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,200 करोड़ की लागत से गोदाम बनेगा। खैर, अब तक बिहार में कई उद्योग कॉन्क्लेव लग चुके हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कितना सफल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए बिना विशेष निवेश से रोजगार कैसे। बिहार में उद्योग धंधे की कमी है। बिहार की अर्थव्यवस्था खेती पर ही निर्भर करती है। बिहार की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा मनी ऑर्डर का है। कहा जा रहा था कि बिहार में निवेश कौन करेगा, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसी बीच बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ और निवेश के लिए 600 से ज्यादा कंपनी इसमें जुट गई। बिजनेस कनेक्ट में शामिल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश का करार भी कर लिया है। 50,000 करोड़ के निवेश का करार का दावा इस बिजनेस कनेक्ट में किया गया है। सिर्फ अकेले अडानी ग्रुप 8,700 करोड़ का निवेश करेगा।
जिससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चूंकि अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां निवेश का करार कर चुकी है, तो उन कंपनियों के जरिए भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि बिहार में रोजगार के अवसर अब खुलेंगे। अब जबकि बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, तो बिहार के लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और रोजगार के चक्कर में जो बिहार से पलायन होता है, उस पलायन पर रोक लग जाएगी। साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जिसमें आज की ये सबसे बड़ी खबर रही। 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली रद्द हो गई। जेडीयू ने आरोप लगाया कि सियासी दबाव में रैली को जानबूझकर जमीन नहीं दी गई, लेकिन रैली के लिए नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। खिलाफ आए थे ना दिल्ली से। वाराणसी की रैली की घोषणा से ही इतनी बेचैनी बढ़ गई है। गंगा ने बुलाया है। गिरिराज सिंह की नीतीश कुमार को वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती पर अभी सियासी वार पलटवार चल ही रहा था कि रैली को रद्द करने की खबर आ गई। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और यूपी में जेडीयू के प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि रैली के लिए जगह न मिलने की वजह से 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली नीतीश कुमार की रैली को रद्द कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। इससे यही प्रमाणित होता है, यही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। हालांकि बीजेपी में जेडीयू की तरफ से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। बीजेपी का कहना है कि भीड़ न जुटने के डर से रैली को रद्द किया गया है। नीतीश कुमार जी को कार्यक्रम करने में दिक्कत कहाँ है? अरे जाएंगे तो 1-2 हजार आदमी जुटेगा, इससे ज्यादा क्या जुटना है? इसके लिए कौन प्रशासन की जरूरत है? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग नहीं जानते बिहार में 5,000 में जुटता ही नहीं है, वहाँ 10,000। उन्होंने आरोप लगाया। बिहार में आज तक नीतीश कुमार जी के किसी कार्यक्रम में 10,000 आदमी जुटा हो तो बता दीजिए। हालांकि नीतीश की रैली को लेकर चल रही चर्चा के बीच महज एक दिन पहले यानी 13 दिसंबर को ही बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी में 5,000 की भीड़ नहीं जुटा पाते, यूपी में क्या करेंगे? वो बनारस में करें या अमेरिका में करें, क्या फर्क पड़ता है? जो व्यक्ति अपने राज्य में 5,000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया जनता दल यू को, और अभी भी नीतीश कुमार गए थे मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने, 10 उम्मीदवार खड़े किए, अधिकतम वोट आया एक उम्मीदवार को 2,000, बाकी को 100 और 200 वोट। एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भीड़ न जुटने के डर से जेडीयू ने नीतीश की वाराणसी में रैली रद्द कर दी, जबकि दूसरी ओर जेडीयू नेताओं का कहना है कि रैली तो होने देते, भीड़ जुटती या नहीं ये तो बात की बात है। फिलहाल रैली के नाम पर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप नीतीश कुमार की रैली के रद्द होने के मायने को समझिए। वाराणसी देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे और उस वक्त अरविंद केजरीवाल विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। पीएम मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2014 के बाद वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन गया। 2019 में फिर से पीएम मोदी मैदान में उतरे। इस बार पीएम मोदी अपने प्रचार के लिए भी नहीं आए, लेकिन फिर भी पीएम मोदी को यहां पर भारी जीत मिली थी। 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी यहां से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी भी जाने वाले हैं और वाराणसी में चुनाव प्रचार का पीएम मोदी शंखनाद करेंगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि 24 दिसंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी वाराणसी में ही रैली प्रस्तावित थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द हो गई। जेडीयू का कहना है कि उन्हें रैली के लिए जमीन नहीं दी गई।
बीजेपी नहीं चाहती कि वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली हो, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि भीड़ नहीं जुटने के डर से जेडीयू ने इस रैली को कैंसिल कर दिया है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के अगुवा रहे हैं और नीतीश कुमार की वाराणसी में रैली होनी एक बड़ा मैसेज देता। भीड़ अगर जुटती तो इंडी अलायंस में नीतीश कुमार का कद और भी ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी पर कई राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत रही है। ऐसे में जिस सीट से पीएम मोदी सांसद हैं, वहां कोई रैली ही अगर कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी बिहार की सियासत गर्म है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। एक तरफ जहां मामले की जांच हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सियासत कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष के 15 सांसद सस्पेंड हो गए। 13 दिसंबर 2021 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर को ही संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हो गई। और इसी के साथ विपक्ष को मिल गया सियासत करने का मौका। विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बार बार समझाते रहे, यहां तक बताया कि संसद के सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और वो खुद सांसदों के साथ बैठकर बात करेंगे। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है विशेष रूप। और अब बात करते हैं अगली खबर की। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में बारात में 8 राउंड फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस तस्वीर को देखिए, लोग खुशी में झूम रहे हैं, बाजे की धुन पर थिरक रहे हैं, नाचे भी क्यों ना, आखिर बारात जो आई है। लेकिन तभी किसी ने बंदूक से फायरिंग की और एक ही पल में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। फायरिंग में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। घटना पूर्वी चंपारण के सिसहनी गांव की है। हद तो तब हो गई जब पुलिस से बचने के लिए फायरिंग करने वाले परिवार ने बच्चे के शव को नदी के उस पार छुपा दिया, जिसे गुरुवार को पुलिस ने बरामद किया। अखिलेश पासवान के बेटी के बियाह रहे, सारी लोग सब बोझ खाई रहे। प्रभाकर पासवान अपने घर में से बंदूक ले आके हम कहली ओकरा बेटवा के अब जितवा के अभी जितवा तोर पापा बंदूक लेके जाई हवा ना कोनो छीनलक आ दारू खूब पीले रहे आ लड़के के मार दे, लेके ते में हाला हो गए। हरिवंश पासवान के घर में लाश ले जाके नुका दे। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व मुखिया गेरामती देवी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और घटना की जांच तेज कर दी है। इस क्रम में सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए फिलहाल 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसके घर में शादी थी, जो पूर्व मुखिया गेरामती देवी है। लेकिन बड़ी बात है कि बिहार में शादी समारोह में फायरिंग की ये कोई पहली बात नहीं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद शादियों में फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सवाल है, कब बंद होगी बिहार में फायरिंग की कुप्रथा? कब तक फायरिंग से जाती रहेगी बेगुनाहों की जान? फायरिंग के मामले में कानून क्यों हो जाता है फेल? क्या पुलिस की नाकामी से बढ़ रही है घटनाएं? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और अब आप फायरिंग से जश्न वाली कुरीति को समझिए। खुशी के मौके पर फायरिंग करने को बिहार में हर्ष फायरिंग कहते हैं और सबसे ज्यादा शादी समारोह में ही फायरिंग की घटनाएं होती हैं।
खुशी के मौके पर की गई फायरिंग से कई लोगों की जान चली जाती है। 2022 में फायरिंग में 8 लोगों की जान गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए। वहीं 2023 में अब तक की अगर बात करें तो 19 लोगों की मौत हर्ष फायरिंग में हुई है। जश्न में फायरिंग को लेकर काफी कड़े कानून हैं। फायरिंग करने वाले का हथियार जब्त कर लिया जाता है, फायरिंग करने वाले का लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाता है। आर्म्स एक्ट के तहत 2 से 5 साल तक की सजा भी उसे होती है। अगर इन मामलों में किसी को गोली लग जाती है और उसे अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस वक्त आरोपी को 14 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। सख्त कानून के बावजूद शादियों में फायरिंग की घटनाएं नहीं रुक रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों को पुलिस का डर नहीं है। लोगों को लगता है कि पुलिस क्या कर लेगी। क्या पुलिस की नाकामी से बढ़ रही है ये घटनाएं? ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है, क्योंकि लगातार कोशिशों और कानून होने के बावजूद फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। आज महान गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि है। लोग शैलेंद्र को याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गीतकार शैलेंद्र को सम्मान कब मिलेगा। न्यूज 18 पर लगातार मुहिम चलाए जाने के बावजूद शैलेंद्र को अब तक कोई सम्मान नहीं मिला। मुहिम चलाए जाने के बाद भी बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शैलेंद्र को सम्मान देने का मामला उठा जरूर, लेकिन फिर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। हैरानी की बात है कि न्यूज 18 की मुहिम के बाद भी आज तक शैलेंद्र के नाम पर एक भी बड़ा सम्मान नहीं है। उनके नाम कोई संस्था नहीं है, एक सड़क का नाम नहीं है, ना ही कोई मूर्ति लगाई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।